हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभ्रा विश्वकर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे फिफ्थ फंडामेंटल राइट्स की, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 एंड 30 में है। सो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो केवल दो ही फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स and right to constitutional remedies. So let's start with cultural and educational rights. So पहले हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। So कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रत्येक सेक्शन को ये राइट देता है कि वो अपने कल्चर एंड लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजर्स भी प्रोवाइड करता है माइनॉरिटी सेक्शन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि माइनॉरिटीज कौन है। सो यहाँ पर दो तरह की माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है। फर्स्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड सेकंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के द्वारा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड जैन्स को इंक्लूड किया गया है। नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया की 38th रिपोर्ट में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लिकेट किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक स्टेट में एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो मेजॉरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स के द्वारा बोली जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उस लैंग्वेज को नहीं बोलते हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं। सो अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें हम, तो जैसे हम गुजराती लैंग्वेज की बात करें तो गुजरात में तो मेजॉरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स के द्वारा बोली जाती होगी, लेकिन अगर वहीं हम उत्तर प्रदेश में बात करें गुजराती लैंग्वेज की तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में काउंट की जाएगी। इंडियन सोसाइटी इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरिड कल्चर्स, अनलिमिटेड कस्टम्स, रफली देयर आर 4200 रिलीजन्स। In such a society with great diversity, our constitution believes that diversity is our strength. The constitution guarantees these rights to minorities so that the diversity of this country is preserved, and also provides avenues for all groups including marginalized ones to protect, preserve and propagate their culture. Cultural and educational rights में दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 and 30. आर्टिकल 29 is protection of interests of minorities. So आर्टिकल 29 में भी दो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 2। सो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहता है कि ऑल द सिटीजन ग्रुप्स जो कि इंडिया में रहता हो या फिर इंडिया के किसी एक पार्ट में रहता हो, उसका कोई डिस्टिंक्ट कल्चर हो, लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, सो उन सिटीजन ग्रुप्स को आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के थ्रू अपने कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का राइट है। यह एक एब्सोल्यूट राइट है, इस पर किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 क्लॉज 2। सो इंडिविजुअल्स को यह राइट होता है कि स्टेट किसी भी इंडिविजुअल को रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पर किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से डिनाई नहीं कर सकता है जो स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड हो या फिर उसे स्टेट एड प्रोवाइड करता हो। एड क्या होता है? समय समय पर उसे फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा हो। यह एक इंडिविजुअल राइट है, मीन्स ये किसी भी कम्युनिटी को प्रोवाइड नहीं किया गया है, इंस्टेड इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यह राइट माइनॉरिटीज को दिया गया है सो दैट वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सके और गवर्न भी कर सके। आर्टिकल 30 को चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स भी कहते हैं। आर्टिकल 30 में भी दो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 30 क्लॉज 2। सो आर्टिकल 31 क्लॉज 1 states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions of their choice and also can administer it to preserve and develop their own culture. Next है आर्टिकल 30 क्लॉज 2, जो कि कहता है स्टेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस को एड प्रोवाइड करने में रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, केवल इस रीजन की वजह से कि यह माइनॉरिटीज के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है।
सो राइट टू एडमिनिस्टर का यह मतलब नहीं है कि स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, बट इन केस ऑफ मल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट कैन इंटरफेयर। सो पहले आर्टिकल 31 भी था जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा शिफ्ट करके एक स्टैट्यूटरी राइट बना दिया गया है। अंडर आर्टिकल 300A मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से रिपील कर दिया गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन राइट वो अभी भी है। एक इम्पॉर्टेंट नोट ये होगा कि राइट टू फ्रीडम जो हमने पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। सो इनमें भी एक 7th राइट था जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1F में था। सो उसे भी एब्रोगेट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। राइट टू प्रॉपर्टी 2 जगह था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब फंडामेंटल राइट्स में। एक जगह पर ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1F में और दूसरा आर्टिकल 31। सो दोनों आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट कर दिए गए हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।